कहानी है एक साइको सीईओ की जो इस लड़की से इस हद तक प्यार करता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन क्या ये कहानी ये एंडिंग सच में डिज़र्व करती थी, डिसाइड करना आप लोगों के हाथ में है। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने पर्सनल व्यू भी आपको बताने वाली हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में हो और एनी रोमांस कर रहे होते हैं। इस बात के 2 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एनी बेड पर लेटी हुई थी और वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। वो वहाँ पर एक टाइप का उसे इंजेक्शन देता है, जिसके बाद की वो को एनी भूल चुकी थी और वो उसे कहता है हम वापस से रीस्टार्ट करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर फिर हम कुछ टाइम बाद एनी को देखते हैं जो कि बिल्कुल बदल चुकी है। उसे कभी कभी हो कुछ सपने आते रहते हैं। उसे कॉल आता है, उसके फादर उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन एनी किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हाँ, एक बात और ज़रूर आप लोग बताना, हुओ ने जो किया क्या वो सही किया या गलत, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ पर इस तरीके से अपने डैड के बटलर को एनी मना कर देती है कि वो बिल्कुल भी बिज़नेस मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पर एक तरीके फू नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है और वो एनी को प्रपोज़ करता है। फू एनी को पसंद करता था, लेकिन एनी उसे भाव नहीं देती थी। वो महंगा सा रिंग लेकर के आया हुआ था उसे प्रपोज़ मारने के लिए। तभी एंट्री होती है वहाँ पर हुओ की। एनी हुओ को देखती ही सोचने लगती है कि ये तो वही मेरा सपने वाला बंदा है जो कि कभी कभी मेरे सपने में आता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इससे पहले भी मिला हूँ। वो यहाँ पर आता है। वो एनी को प्रपोज़ कर रहा था, एनी उसे रिजेक्ट कर रही होती है। वो आते ही वो की पिटाई लगाता है। हमें पता चलता है कि वो एक्चुअल में वो का अंकल है, वो इसका कज़न ब्रदर है। तो एनी कहती है मुझे किसी को हाँ कहना ही होगा, तो मैं हुओ को नहीं कन्फेस करूँगी। और उसे पता था कि हुओ कौन है। एक्चुअली में हुओ काफ़ी अमीर था तो सब उसे जानते थे, इसी वजह से एनी भी उसे जाना करती थी। अब यहाँ पर वो उसे कहता है कि अंकल आप मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन रहे हो। हुओ उसकी पिटाई लगाते हुए एनी जब उसे कहती है कि मैं हुओ को चूज करूँगी, तो वो उसे भी रिजेक्ट करके अंदर क्लब में चले जाता है। लेकिन अब एनी सोचती है कुछ ना कुछ तो कनेक्शन उसका हुआ से ज़रूर है, इसी वजह से वो बार बार उसके सपने में आया करता था। अब इस तरीके से वो हुआ के साथ गेम खेलने के लिए चली जाती है। दोनों के बीच में बेट लगता है, जो हारेगा उसे ड्रिंक यहाँ पे करना पड़ेगा। तो फू भी यहाँ पर एनी के सपोर्ट में ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि वो हुआ से सारे गेम्स हार रही होती है। इस चक्कर में एनी और फू दोनों ही बहुत ज़्यादा वाले ड्रंक हो जाते हैं। वो तो मस्त वहाँ पर घोड़े भेज करके सोने लगता है, क्योंकि वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था। इधर जब बहुत सारे गेम्स इस तरीके से एनी हार जाती है तो वो भी ड्रंक थी। वो के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और उससे अपने साथ इस तरीके से होटल के कमरे में चलने के लिए बोलती है। तो वो भी कहाँ रुकने वाला था, वो उसे उठा करके सच में लेके जाता है, जहाँ पर कि दोनों रोमांस करते हुए कमरे में अंदर जाते हैं। हो एनी को जब सच में किस करता है तो एनी शॉक होकर के उसके लिप को बाइट कर देती है। वो उसे कहता है तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना रोमांस करने के लिए, तो फिर रोक क्यों रही हो। अब यहाँ पर वो इतने ड्रंक थी कि वो वहीं पर सो जाती है। वो उसे टच नहीं करता। अगली सुबह जब एनी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ कैसे सच में इतनी गहरी नींद में सो सकती है। फिर वो हो के जगने से पहले उठ के चली जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वो जगा हुआ था और वो कहता है हम दोबारा वापस मिलेंगे। कुछ ही घंटों में उसके डैड का बटलर यहाँ पर एनी को ला करके हुओ को सौंप देता है। एनी को पता चलता है हुओ ही वो बंदा है जिससे कि उसकी शादी होने वाली है। वो उसे कहता है कि अब तुमसे मेरी शादी होने वाली है तो अब इससे बात है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। अब एनी यहाँ पर पूरा फंस गई थी। वो हुओ से कहती है मुझे ऐसा क्यों बार बार लगता है कि हम दोनों पहले भी मिले हैं। वो उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वो को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह सच में एनी से शादी कर चुका है। अब एनी से शादी कर लिया है तो उन दोनों को घर पर ही रहना पड़ेगा। एनी उसे कहती है कि तुम मेरे सपनों में आते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम पहले भी मिले हैं। हो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। घर जाने पर हो एनी को गिफ्ट में बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट करता है और ये ज्वेलरीज एनी को बहुत ही पसंद आती है। वो कहती है अगर मुझे पता होता कि शादी के बाद मुझे इतने सारे ज्वेलरीज मिलने वाले हैं तो फिर तो मैं कब का अपनी मर्ज़ी से हाँ कह दी होती। वो इतना ज़्यादा गिफ्ट्स और ज्वेलरीज देख करके काफ़ी खुश थी। रात में जब वो सोने के लिए जाती है तब यहाँ पर वो और उसके साथ हनीमून मनाने के लिए आता है। एनी कहती है कि ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम भूल रही हो
वो कहता है भूल रही हो, ये तुम्हारा नहीं हमारा कमरा है और आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दूसरे कमरे में तो सोने नहीं वाला। तो फिर एनी भी उसे मना नहीं कर पाती है और फाइनली दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। वो भला उसे मना कर भी कैसे पाती, वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ थे। रात में यहाँ पर वो एनी को एक प्रिटी सा रिंग पहनाता है। ये देखती ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अगली सुबह जब वो ये रिंग देखती है तो वो सोच रही होती है कि वाह, ये रिंग कितना खूबसूरत है। वो जगती है तो वो वहाँ पर था नहीं। घर की मेड कहती है कि वाह, वो को सच में याद था कि आप इसी समय जगती हो। अब यहाँ पर एनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि वो उससे जब पहले मिली नहीं है तो उसे कैसे पता उसके जगने का समय। इतना ही नहीं, वो मेड उसे कहती है कि ये ऑक्शन में ख़रीदा हुआ रिंग है और ये 300 मिलियन का है। तो ये सुनते ही एनी और ज़्यादा खुश हो जाती है कि एक्चुअल में ये इतना ज़्यादा कॉस्टली वाला रिंग है। वो सुपर एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो फू यहाँ पर अपनी मॉम को लेकर के आया हुआ था। वो अपनी मॉम को मनाने का कोशिश कर रहा था कि उसकी मॉम यहाँ पर इस तरीके से शादी करने के लिए एनी से मान जाए। एनी यहाँ पर आती है तो उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है कि तुम तो बस एक क्लब गर्ल हो ना, मैं यहाँ पर कभी भी तुम्हें अपने घर में एंट्री नहीं करने दूँगी। इस बात पर एनी उसे कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं आपके बेटे के साथ शादी करने के लिए सच में इंटरेस्टेड हूँ? मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आप लोग मेरे हाथ में ये रिंग नहीं देख रहे हो। ये सुनते ही वो भी एक्चुअल में शॉक हो जाता है कि कल रात तक तो वो सिंगल थी और फिर ऐसे अकेले अचानक से वो शादीशुदा कैसे हो सकती है। उसकी मॉम यहाँ पर उसका काफ़ी इंसल्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो एनी के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी वाइफ है और मैंने इससे शादी किया है। और दूसरी बात कि अब जब मेरी शादी हो चुकी है तो फिर आप लोगों को यहाँ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। फू को ये बात पता चलता है तो उस बेचारे का दिल टूट जाता है और वो यहाँ पर उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि मेरे और एनी के हैप्पी टाइम के बीच में आप लोग डिस्टर्ब करने के लिए आओगे। वो समझ जाता है कि अब उसका और एनी का कोई चांस नहीं है। हुओ ने एनी की पसंद की चीज़ों को बनाया हुआ था और यहाँ पर वह श्रिम्प को छील करके अपने हाथों से एनी को खिला रहा था। एनी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। वो कहता है उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तुमसे प्यार ज़रूर करता हूँ और वो भी बहुत ज़्यादा वाला। अब वो इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मली ले रही थी कि शायद वह ऐसे ही बोल रही होगी, लेकिन उसे एक्चुअल में यहाँ पर हुओ के ऑब्सेशन के बारे में रियल में नहीं पता था। वो उसका ख्याल रखता है, उसे खाना वाना खिलाता है अपने हाथों से। एनी अपने जॉब के लिए जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी हुओ को एक्चुअल में एनी के डैड का कॉल आता है। एनी के डैड को भी नहीं पता था कि बिज़नेस के लिए यहाँ पर इस तरीके से हुओ ने ही एनी से शादी की। ये सुनते उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुमने धोखा दिया है, मुझे पता होता तो मैं कभी एनी से तुम्हारी शादी नहीं करता। अब ये उसके डैड का नॉर्मल ना नहीं था, कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर इस तरीके से एनी को पता नहीं चल पाता है कि वो उसके डैड से बात कर रहा है। एनी के आने के पहले ही वो उन्हें ये धमकी दे के फ़ोन रख देता है कि अगर एनी को कुछ भी पास्ट के बारे में पता चला तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी मेरे साथ। एनी एक क्लब चलाया करती थी तो वो वहाँ जाती है, अपना गाना वाना गा रही थी। तभी एक बूढ़ा इंसान आकर के एनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ अफेयर करने के लिए बोलता है। इस बात पर एनी उसे कहती है, तुम्हें पता भी है कि मेरा हस्बैंड कौन है, तुमसे लाख गुना ज़्यादा वो बेहतर है, तो भला मैं यहाँ पर तुमसे क्यों ही चीट करने वाली हूँ। और यहाँ पर इस तरीके से जो वो होता है वो एनी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। उस इंसान के पिटाई लगाने के बाद वो एनी से कह रहा था, शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया क्या, शादी के दूसरे दिन ही तुम दूसरा लड़का ढूंढ रहे हो। एनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मैं नहीं। वो एनी को वहाँ से ज़बरदस्ती उठा के लेके जाता है, कार में बैठाता है। एनी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा थी तो वो उसे मनाने आता है और वो उसे तुरंत ही मना लेता है। वो हमेशा ही उसे ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट कर दिया करता था उसके गुस्से को शांत करने के लिए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि एनी यहाँ पर ज्वेलरीज को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है। इधर हम लोग देखते हैं कि हुओ ने एनी के डैड के खिलाफ कुछ सबूत जमा किए हुए थे, बट अभी वो सेक्रेटरी को नहीं सबमिट करने के लिए बोलता है, ये बोल कर कि वो मेरे ससुर हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ।
दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं जो वापस से सपना देख रही थी कि उसके ऐसे छोटे हेयर्स थे, किसी ने उसे किडनैप किया हुआ था और यहाँ पर जो हुआ है वो किसी का मर्डर करके उसके पास आ रहा है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो यहाँ पर उसे देखने के लिए आता है। एनी उसे कहती है ना जाने मुझे इतने वियर्ड से सपने क्यों आ रहे हैं। वो इस सपने के बारे में हो को नहीं बताती है, बस इतना कहती है कि उसे बुरा सपना आ रहा है। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो एक बुरा इंसान है, वो इतने अच्छे से उसे रख रहा होता है। हो के जाने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाती है तो हो की स्टेप मदर उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन नैनी को पता था कि वो की जो स्टेप मदर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसी वजह से वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती और कहती है कि फ़िलहाल वो यहाँ से चले जाए तो बेहतर होगा और उसे दोबारा इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी स्टेप मदर समझ जाती है कि एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चालाक है और उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। फ़िलहाल के लिए वहाँ से चली जाती है। घर की मेड बता रही थी कि तुमने बिल्कुल सही किया। एक्चुअल में इस लेडी की वजह से, जो कि हो की स्टेप मदर है, उसी की वजह से हो की मॉम की जान गई थी। इसी वजह से वो उससे बहुत ही ज़्यादा वाला नफ़रत करता है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये बातें जानने के बाद एनी को हो से थोड़ा और ज़्यादा तरस आने लगा था और इस तरीके से वो सोच रही होती है कि उसका बर्थडे आ रहा है, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो वो यहाँ पर उसे एक रिंग भी कस्टमाइज़ करके देने का सोचती है, क्योंकि हुआ ने भी तो उसे एक रिंग गिफ्ट दिया था ना। लेकिन साइज़ वो लेगी तो कैसे लेगी रात में, जब वो दोनों साथ में बैठ कर के डिनर कर रहे होते हैं। तो बहाने से वो हो के फिंगर का साइज़ लेने का कोशिश करती है। हालांकि हो को इस बात का आइडिया नहीं लग पाता है कि एनी एक्चुअल में उसके फिंगर का साइज़ लेना चाह रही है, क्योंकि वो उसे बर्थडे के लिए गिफ्ट करना चाह रही है। जब भी एनी उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, तो वो उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बस प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास बार बार होते रहता है। अगले दिन एनी इस तरीके से अपने क्लब जाती है जहाँ पर कि सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ पर वो एक अपने पुराने फ्रेंड से मिलती है। इंग्लैंड में जो वो पढ़ाई करने के लिए गई थी, वहाँ पर अपने दोस्त से मिली थी। वो फ्रेंड यहाँ पर आता है। वो काफ़ी ड्रंक था, तो एनी और उसका वो फ्रेंड आपस में बैठ करके बातें करने लगते हैं। बातों बातों में यहाँ पर ये लड़का एनी को बताने लगता है कि वो और वो इंग्लैंड में स्टडी के टाइम पर कितने ज़्यादा फेमस थे। वो दोनों एनी के कॉलेज के टाइम में कपल हुआ करते थे। लेकिन ये बातें एनी को ट्रस्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि उसे इतना तो याद है कि वो इंग्लैंड गई थी पढ़ने के लिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे भी और पूछना चाहती है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है और कहता है कि मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बेहतर होगा कि तुम खुद हो से जान लो कि तुम्हें सच जानना है। तो और वो वहाँ से चले जाता है। हम लोग देखते कि हुआ यहाँ पर एनी की सारी बातों को सुन रहा है। जब उसे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर एनी को काफ़ी कुछ बता रहा है जो एनी को नहीं जानना चाहिए, तो वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उस लड़के को शहर से ही गायब करा देने के लिए बोल देता है। इधर एनी को नहीं पता था कि एक्चुअल में हुआ को ये बातें पता चल चुकी है। जब वो अपने क्लब से घर आती है, वो हुआ से इस बारे में पूछने वाली थी, तभी वो नोटिस करती है कि हुआ का हाथ यहाँ पर थोड़ा सा बर्न है। वो उसे कहती है तुमने ऑइंटमेंट क्यों नहीं लगाया। वो उसे कहता है छोटा सा तो चोट है, ठीक हो जाएगा। लेकिन एनी का कहना था कि नहीं, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर वो यहाँ पर हुआ के लिए इस तरीके से मेडिकल बॉक्स उतार करके उसका फर्स्ट एड करती है और कहती है कि उसे मेरे साथ साथ अपना भी ख्याल रखना होगा ना। इस तरीके से वो छोटा बच्चा थोड़ी है जो वो खुद को चोट लगाते फिर रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो हो के हाथ में बैंडेज करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में जाता, बहुत ज़्यादा ही उसका एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ था और वो एक अजीब तरीके का दवा खाता है। वो रेगुलर बेसिस पर ये दवा लेता है, तभी जा कर के वो काम डाउन हो पाता था। ये दवा लेने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। इधर हम लोग देखते हैं कि एनी को कुछ कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में याद आ रही थी। वो वापस से सपने में देखती है कि जब वो 18 ईयर्स की हुई थी, उसके डैड ने उसे इंग्लैंड भेजा था पढ़ाई करने के लिए। वो बहुत ही खुश थी। लेकिन तभी वहाँ पर हो एनी के डैड का बिजनेस पार्टनर बन के आता है। एनी उससे पहली बार मिले थे। जब वो उससे मिले थे तो पहली नज़र में ही वो उसे पसंद करने लगी थी। उसके डैड ने यहाँ पर एनी को हो के पास कुछ टाइम रहने के लिए बोला था। उस समय वो इंग्लैंड में रहा करता था। अब इसके बाद एनी कैसे न कैसे करके हो को पटाने का कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो एक्चुअल में हो उसका क्रश बन चुका था। कहीं ना कहीं हो भी इन चीज़ों को समझ रहा था। एनी वहाँ पर एक गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें एक अजीब सा नॉवेल खुल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपन था। एनी कहती है ये गिफ्ट मेरा नहीं है। इधर जब उसकी आँख खुलती तो सोचती है हुगो के साथ ही मेमोरीज जिसके आ रहे हैं, उस मेमोरीज में भी हुगो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर हुगो जगता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद एनी जगती है तो वो ऑफिस जा चुका था। एनी सोचती है कि अगर हुगो के बारे में
वो सच में पहले मिली है तो डैड को तो इस बारे में पता ही होगा, क्योंकि एनी अपने डैड से कुछ भी नहीं छुपाती थी। तो वो अपने डैड से उस बारे में पूछने का कोशिश करती है, अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि डैड मैं पहले वो से मिली हूँ क्या। उसके डैड पूछते हैं क्या हुआ, वो तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। वो कहती है कि नहीं वो मुझे परेशान तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि शायद मैं यहाँ पर वो से मिली हूँ और मैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ। उसके डैड वो और एनी के रिलेशनशिप के लिए कभी तैयार नहीं हुए थे, उस समय भी नहीं जब उन्हें पता चला था कि वो दोनों रिलेशनशिप में है इंग्लैंड में। लेकिन जैसे वो एनी को इस बात की सच्चाई बताने वाले थे तभी हो का सेक्रेटरी एनी के डैड के ऑफिस पहुंच जाता है और हो का मैसेज उसे देता है। अगर उन्होंने गलती से भी एनी को इस बारे में कुछ भी बताया तो वो उनके लिए सही नहीं होगा। तो उसके डैड यहाँ पर फ़िलहाल एनी को टाल देते हैं और बोलते हैं कि अब इंग्लैंड में तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बातें तुमने मुझे नहीं बताई हैं। एनी भी डाउट नहीं करती है और वो फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रात में एनी हो को डिनर के लिए बुलाने के लिए जा रही होती है। वो उसे प्यार से बुलाती है, उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअल में मीटिंग में है यहाँ पर। और जब उसे पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एनी को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है तो वो शर्मा करके ब्लैंकेट में थी। एनी उसे कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम मीटिंग में हो। उसे कहता है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम इतना प्यार से तो बोल ही सकती हो ना। तो फिर एनी उसे हक कर लेती है। वो खुद को लकी मान रही थी कि वो उसे इतना प्यार करता है, लेकिन उसे यहाँ पर एक्चुअल में पता नहीं था कि वो कितना बड़ा साइको है। वो उसे उठा करके खाने के टेबल पर लेकर के जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो एनी से बहुत कुछ छुपा रहा था। इधर रात में जब एनी सो रही होती है तो वो वापस से चुपके से जाकर के एनी को वो मेमोरी लॉस वाली दवा को इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि एनी को जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें याद आ रही थी वो वापस से सपने में भूल जाएगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि इस दवा का साइड इफ़ेक्ट भी है। एनी को यहाँ पर होश आता है लेकिन वो समझ नहीं पाती है। उसे वापस से वही सपना आ रहा था कि वो ऐसे छोटे कपड़े और छोटे हेयर्स रख करके वो के साथ थे। दोनों को रिलेशनशिप में नहीं थे, लेकिन एनी हो से बहुत ही प्यार करती थी और एक बार को तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे चीट भी कर रहा है। लेकिन हो को चीज़ें मैनिपुलेट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आती थी, तो वहाँ पर भी वो एनी को मना लेता है ये कहते हुए कि नहीं वो उसे चीट नहीं कर रहा है। एनी को वापस से वैसा ही सपना आता है। हो उसका बिहेवियर देख के पूछता है कि वो क्या सपना देखी है, वो उससे क्या चीज़ें छुपा रही है। एनी कहती है मैंने सपने में देखा कि तुमने मुझे चीट किया है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करने वाला हूँ। एनी भी इस बात को सोचती है कि शायद वो वेird सपने ही देख रही हैं। वो इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाती है कि शायद हो सकता है ये सपने सपने नहीं हो, वो उसके मेमोरीज हों जो कि वो भूल चुकी है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में उसे मेमोरी लॉस हुआ है। अब यहाँ पर वो एनी को कहता है कि वो इन सपनों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि वो सिर्फ सपने ही तो हैं। तो एनी भी उसकी बात मान जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस समय का बात वो याद कर रहा होता है जब वो और एनी फर्स्ट टाइम इस तरीके से रोमांस किए थे। वो एनी का बर्थडे था उस दिन। वो ये बातें एनी को नहीं बता सकता था। वो और एनी का रिलेशन इतना अजीब था कि पूछो मत। दूसरी तरफ एनी यहाँ पर अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड उसे पूछते हैं सब ठीक तो है ना। एनी कहती है हाँ डैड, अब इतने परेशान क्यों हैं, सब ठीक तो है। वो बस एनी का हालचाल लेने के लिए फ़ोन करते रहते थे, लेकिन एनी को डाउट हो रहा था कुछ तो ऐसा है जो कि वो उससे छुपा रहा है। वो अपने डैड से मिलने के लिए उनके ऑफिस के लिए निकलती है तो वो रास्ते में गू से मिलती है। गू हो को सौतेला भाई था। गू से कहता है तुम्हें तो मेमोरी लॉस हुआ और इस बात का तुम्हें आइडिया भी नहीं है। वो किस तरीके से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर तुम अपनी पास्ट लाइफ की सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए दोबारा ज़रूर आना। एनी यहाँ पे शुरुआत में उसे इग्नोर कर देती है, ये सोचते हुए कि वो हो को सौतेला भाई है। फिर वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे कहते हैं मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे फ़ोन में ट्रैकर लगा हुआ है और वो हमारी सारी बातों को सुन रहा है। बस इतना समझ लो कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इससे ज़्यादा मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। तुम अभी घर जाना और ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं कुछ दिनों में तुम्हें वहाँ से हमेशा के लिए लेने के लिए आऊँगा। लेकिन एनी को ट्रस्ट नहीं होता है। जो लड़का उसे हद से ज़्यादा ख्याल रख रहा है और उसने कभी उसे हर्ट भी नहीं किया इतने दिनों में, तो वो लड़का कैसे उसे हर्ट करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो फ़िलहाल उसके साथ हो रहा था उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एनी सोच रही थी कुछ ना कुछ तो है जो कि वो नहीं जानती है और वो छुपा रही है। घर जाने पर वो उससे पूछता है तुमने अपना फ़ोन चेंज कर लिया। एनी कहती है हाँ, पिछले वाला फ़ोन गलती से पानी में गिर गया था।
वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। एनी को लगने लगता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही है। वो यहाँ पर एनी के साथ रोमांस करने के लिए आता है और वो दोनों रोमांस करते हैं। अगली सुबह वो इस तरीके से कोई दवा ले रहा था। एनी उसे पूछती है ये कौन सी दवा ले रहा है, तो वो कहता है ये मेल के लिए एंटी प्रेगनेंसी पिल्स है। एनी उसे कहती है क्या तुम बेबी नहीं चाहते हो। वो कहता है अगर हम अभी बेबी करेंगे तो फिर हम हमारा टाइम साथ में अलोन टाइम कैसे यहाँ स्पेंड कर पाएंगे। एनी को वैसे तो ये काफ़ी रोमांटिक लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे चल के ये एक साइकोनेस में चेंज होने वाला है। ओह, एनी को हद से ज़्यादा ही केयर किया करता था। अगले दिन एनी पूरे घर में वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस को सर्च करने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी वो मिल नहीं पाता है। वो सोचती के साथ वो ज़्यादा सोच रही है। इधर रात में एनी के डैड एनी को लेने के लिए जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर एनी के पास जब ये न्यूज़ पहुँचती है तो वो बहुत ही ज़्यादा वाली शौक हो जाती है कि उसके डैड का अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, और उस एक्सीडेंट में तो उनकी जान भी चली गई। वो बहुत ही रो रही थी। वो उसे संभाल रहा होता है। एनी कहती है अब मैं इस दुनिया में पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरी कोई फैमिली नहीं है। वो उसे संभालता है। अगले कुछ दिनों तक वो एनी का ख्याल रखता है, लेकिन एनी कहती है मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले ही रहने दो। तो फिर वो यहाँ पर एनी को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देता है। अब एनी के मन में बहुत से सवाल आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि एनी को वापस ये चीज़ें बोलनी होगी, जिस तरीके से उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि एनी उसके और हो के बुरे मोमेंट को भूल जाए, वो उसे वो दवा दे दे। उसी तरीके से वापस से वो एनी को उसके डैड का ये बुरा मोमेंट भुलाने का कोशिश करता है। इधर एनी जब वो स्टडी रूम में जाती है तो ना जाने उसे क्यों इस तरीके से वो दवा मिल जाता है कहाँ से, और उसे ऐसा लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वो यहाँ पर उनके फ़ोटोज़ ले करके वहाँ से निकल रही थी, तभी वो हो से टकराती है। हो से पूछता है कि वो इधर क्या कर रही है। एनी बहाना कर देती है, अकेले घर में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी। अब यहाँ पर इस तरीके से वो उसकी बात मान जाता है। उसे नहीं पता चला था कि एनी ने उन दवाओं के पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं। एनी हो के साथ बिल्कुल ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसे कि एक्चुअल में उसे कुछ भी नहीं पता है और वो हो के साथ अपनी मर्ज़ी से रहना चाह रही है। थोड़ी देर बाद वो अपने सेक्रेटरी को वापस से एनी के लिए वो दवाओं के डोजेज लाने के लिए बोलता है। उसका सेक्रेटरी से कहता है कि एनी को रेगुलर बेसिस पर अगर आप वो दवा दोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट में उसे उसकी सारी मेमोरी भी वापस आ सकती है। वो उसे कहता है कि मैं एनी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। रात में जब एनी सो रही होती है तो वो उसे देखने के लिए आता है। जब वो ये कंफर्म करता है कि वो गहरी नींद में सो रही है तो फिर वो उसे वो दवा इंजेक्ट करने का सोचता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता है। अगली सुबह इस तरीके से हो जब अपने ऑफिस में था तो एनी को ये सही समय लगता है। वो कुछ सोचते हुए गू से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं इस तरीके से गू कहता है मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी ही। एनी को वो पहले अपना रिंग खोलने के लिए कहता है। एनी पूछती है क्यों, तो गो से बताता है क्योंकि वो इस रिंग के थ्रू हमारी बातों को सुन रहा है। एनी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो अपना रिंग दूसरे कमरे में उतार करके आती है। गो से एक्सप्लेन करता है कि तुम और हो दोनों, और यहाँ पर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हो ने तुम्हें मेमोरी लॉस के थ्रू भुलवा दिया है। एनी को इस बात का भरोसा नहीं होता है तो गो से कहता है उसने तुम्हें हिप्नोटाइज कराया जिस वजह से उसके साथ बिताए हुए बुरे वक्त को तुम भूल चुकी हो। भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें एक डॉक्टर का कार्ड देता हूँ, तुम उस डॉक्टर से जाकर के मिलना और ऐसे कहना कि हो ने उसके बारे में सब कुछ उसे बता दिया है। इसके बाद वो वापस से जो मेमोरी उसने उसकी भुलवाई है वो मेमोरी वापस लाने के लिए वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। इसके बाद तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। साथ ही में वो ये भी बताता है एनी के डैड को कभी भी हो और एनी का रिलेशनशिप पसंद नहीं था, चाहे वो इंग्लैंड में हो या उसके बाद। वो बहुत ही बुरा है। उसने सब जगह ये कह के रखा है कि मेरी मॉम उसके मॉम की किलर है, लेकिन वो एक साइको इंसान है और वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहा था। जब तुम्हें तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी तो तुम्हें ये बात पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एनी को कुछ कुछ बातों पर गू की भरोसा हो रहा होता है। साथ ही में गू यहाँ पर एनी के इमोशंस का फ़ायदा उठाने के लिए उसे ये भी कह देता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे डैड को भी हुओ ने मारा है, क्योंकि तुम्हारे डैड कभी भी तुम्हारे और हुओ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे। इसी वजह से, और तुम अगर उससे पूछोगे भी तो ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है,
क्योंकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है और वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने तुम्हारे डैड को मारा है, वरना तुम उसे छोड़ करके चली जाओगी। और अगर तुम्हें उससे सच में रिवेंज लेना है तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकती हो, मैं तुम्हें ज़रूर रिवेंज लेने में हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करता हूँ। एनी के मन में वो हुओ के लिए नफरत भर देता है। आधी बातें सच और आधी बातें झूठ उसने बता के रखी थी। एनी यहाँ पर उसे वो इंजेक्शन दिखाती है तो गू उसे कहता है ये तो मेमोरी लॉस का इंजेक्शन है, जो कि हम उन लोगों को देते हैं जिनसे कि हम चाहते हैं कि वो कुछ मेमोरीज को हमेशा के लिए भूल जाए। एनी शौक हो जाती है कि सच में हुआ ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन क्यों। अब वो बहुत ही डेस्परेट होकर के इन बातों को जानना चाह रही थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से गू मन में सोचता है हुओ ने उसके टांगों को तोड़ा था और अब वो हुओ से फाइनली रिवेंज लेने वाला है। एनी जब उसे छोड़ करके जाएगी तो फिर उसका उतरा हुआ शक्ल देख करके गू को बहुत ही सुकून मिलने वाला है। इधर घर पर इस तरीके से हुओ सोच रहा होता है कि इतने देर से एनी घर नहीं लौटी है, वो है कहाँ। रिंग नहीं हो पाने की वजह से वो उसकी बातों को सुन नहीं पाता है। यहाँ पर हुओ अपने बटलर को एनी को ढूंढने के लिए कहता है, तभी एनी वहाँ पर आ जाती है। वो पूछता है कि वो इतनी देर से कहाँ थी और वो इतनी ड्रंक क्यों है। एनी कहती है कि वो क्लब में ही थी। वो हुओ को कुछ नहीं बताती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है जब तक कि वो सच नहीं जान जाती। वो एनी से पूछता है कि तुम्हारा रिंग कहाँ है। एनी कहती है पता नहीं है, शायद कहीं गिर गई होगी। वो उससे कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नया रिंग ला दूँगा। एनी उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। उसका नेक्स्ट प्लान था कि वो जानेगी कि आखिरकार हो क्या जो कुछ भी कुछ गू ने कहा है वो सब कुछ सच है या फिर झूठ, ऐसा पता लगाने का प्लान कर रही थी। हो का सेक्रेटरी आके बताता है कि वो पूरे दिन क्लब में ही थी। उसे नहीं पता चल पाता है कि गू एक्चुअल में उससे मिलने के लिए गया था, तो हो को डाउट नहीं था कि एनी को कुछ भी सच पता चलने वाला है। दूसरी तरफ जब वो एनी के साथ रात में सोने के लिए जाता है तो एनी मना कर देती है और कहती है कि आज रात वो अकेले ही रहना चाह रही है। वो उसे कहता है ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला, बस तुम आराम से सो। एनी जब रात में सो जाती है तो वो चुपके से उठता है। वैसे एनी को पता था कि वो उठा है, लेकिन वह सोने की ही एक्टिंग करती है। फाइनली वो यहाँ पर आकर के उसे नींद वापस से वही भूलने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि उसकी वापस से कुछ टाइम की मेमोरी लॉस हो जाती है। लेकिन एनी अपना मोटिव नहीं भूलती है, उसे हो की सच्चाई जाननी थी, उसे अपने डैड के मौत का सच जानना था। अगले दिन से एनी क्लब के साथ साथ अपने डैड की कंपनी भी संभालने लगती है। कंपनी में जाकर के सबको बता देती है कि वो आज से कंपनी का सीईओ का पोजीशन हैंडल कर रही है। वहाँ पर वो अपने डैड की कंपनी में हुओ के खिलाफ कुछ चीज़ें खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हुओ के खिलाफ वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वो सोचती है कि आखिरकार वो सच का पता कहाँ से लगाए। दूसरी तरफ वो यहाँ पर एनी के डैड के एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च करवाता है और वो एनी को ये रिसर्च पेपर देने का वेट कर रहा था जब वो आए। लेट नाइट जब वो घर आती है तो यहाँ पर वो इस तरीके से कहता आओ मुझे तुमसे कुछ बात करना है। एनी सोच रही थी अब इससे क्या हो गया यार, कहीं से कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर जब वो से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे डिटेल्स देते हुए कहता है कि एक्चुअल में ये तुम्हारे डैड के एक्सीडेंट का पूरा ये है, मैंने रिसर्च करवाया और एक्चुअल में वो एक एक्सीडेंट था। एनी ने हो को ये हिंट नहीं दिया था कि उसे ये डाउट है कि उसके डैड के एक्सीडेंट में हो का हाथ है, लेकिन फिर भी वो इस रिसर्च को सच नहीं मानती है। और अगले दिन वो अपने क्लब में पहुंचती है। अपने क्लब को भी साथ में उसे देखना था। वो गू के कहने पर उस डॉक्टर से मिलती है और बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है जैसे कि हो ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो डॉक्टर खुश थी कि फाइनली यहाँ पर उन दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। उसे कहती है लेकिन जो एनी की भूली हुई मेमोरी है वो सच में उसे वापस लाना चाहती है। वो डॉक्टर उसे कहती है कि ठीक है आज से 3 दिन बाद वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकती है। एनी उसे यहीं पर ट्रीटमेंट करने के लिए बोलती है। अगर वो डॉक्टर के पास जाती तो हुओ को पता चल जाता। डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा था, वो यहाँ भी आकर के ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार थी। एनी यहाँ पर हुओ से इस बात को छुपा के रखने के लिए कहती है। वो डॉक्टर कहती है डोंट वरी, हम अपने पेशेंट के सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करते। वो इस तरीके से अब एनी के साथ अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। वो बेबी करने के बारे में सोच रहा था ताकि एनी हमेशा के लिए उससे बंद के रह जाए। एनी इस बात से अनजान थी। वो यहाँ पर एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह हुआ का बर्थडे था। एनी तो ये बात भूल ही चुकी थी और इस तरीके से उसकी जो हेल्पर होती है वो याद दिलाती है। एनी कहती है डोंट वरी, वो आज रात घर जल्दी आ जाएगी। हुआ का बर्थडे है तो साथ में वो लोग ज़रूरी टाइम स्पेंड करेंगे। वो कहता है जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगा।
इधर हम लोग देखते हैं कि वो डॉक्टर एनी का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। फर्स्ट ट्रीटमेंट में एनी को कुछ भी याद नहीं आता है। वो डॉक्टर उसे कहती है कोई बात नहीं, होता है मोस्टली पेशेंट के साथ, फर्स्ट ट्रीटमेंट में उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। अगले 3 दिन बाद मैं वापस से तुम्हारा सेशन कंटिन्यू करने के लिए आऊँगी। एनी उन्हें थैंक्स बोल करके भेज देती है। फिर उसे ध्यान आता है वो का बर्थडे है, उसे घर जल्दी जाना होगा। वो वहाँ से घर के लिए निकलती है। वो यहाँ पर एनी के आने का इंतज़ार कर रहा था। एनी यहाँ पर हो के बर्थडे पर उसे वह कस्टमाइज़ किया हुआ रिंग गिफ्ट करती है जो कि उसने बनवाया था। अब हो यहाँ पर एनी के साथ रोमांस करता है। एनी कंफ्यूज थी कि हो का इतना अच्छा बिहेवियर क्या उसे विलन बना सकता है। आप लोग डिसाइड करना कि हो एक्चुअल में इस कहानी में हीरो है या विलन। अब एनी अपने रिसर्च को जारी रखती है। हो को बिना बताए नहीं चाहती थी कि हो को इस बारे में डाउट हो, वरना वो उसे कभी भी इस बारे में पता लगने नहीं देने वाला है। वो भी एनी के लिए गिफ्ट लेकर के आया था और वो एक बहुत ही बड़ा पिंक डायमंड एनी को गिफ्ट करता है। एनी को इयरिंग बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे डर था कि कहीं इसमें भी वो ट्रैकर तो नहीं लगाए जिससे कि वो उसकी सारे मोमेंट को जान सकेगा। लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप हो का गिफ्ट बहुत ही अच्छा ये बोल करके मान जाती है। फिर वो अपना आगे सेशन स्टार्ट करती है। यहाँ पर इस तरीके से उसे याद आता है कि वो एनी के साथ बहुत ही वेird बिहेव किया करता था। वैसे तो दोनों साथ रहते थे। एनी हो से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन जब वो शुरुआत में एनी से मिला था तो उसे ड्रिंक करना और स्मोक करना सिखा रहा था। घर की हेल्पर उसे कहती है कि ये भी बच्ची है, आप इसके साथ ऐसा मत करो। वो उसे कहता है तो ये तुम्हारी बेटी है, नहीं ना, ये बस मेरे लिए खेलने की चीज़ है, एक टाइम पास है, और टाइम पास को कौन ही संभाल करके रखता है, तो ज़्यादा ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है, शांति से अपना काम करो। मतलब वो एनी के बारे में ऐसा सोचता था और वो उसे कोई पसंद वगैरह नहीं करता था। यहाँ पर इस तरीके से वो एनी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता था, लेकिन एनी फिर भी, पता है लड़कियाँ उल्लू होती हैं, रेड फ्लैग के पीछे ही पड़ती हैं, तो बस एनी भी इस कहानी में यही थी। ये जानने के बावजूद भी कि वो एक रेड फ्लैग है, वो उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। अगले दिन वो एनी के डैड की कंपनी पूरी तरीके से एनी के नाम करवा देता है। कुछ लीगल प्रोसीजर थे जो कि एनी अकेले नहीं संभाल पा रही होती। एनी सोचती कि चलो कम से कम उसके डैड की तो कंपनी अब उसके हाथ में है, उनकी मेहनत डूबने नहीं देना चाह रही थी। अगले सेशन में जब वो डॉक्टर के साथ लेती है तो एनी को और भी चीज़ें याद आती है, किस तरीके से उसके डैड यहाँ पर एनी को हो से मिलने के लिए ले करके जाते थे और उसके डैड को पता नहीं था कि हो और एनी के बीच में क्या चल रहा है। हो यहाँ पर एनी से उसके हेयर कट करने के लिए बोलता है और उसे वैसे ही छोटे कपड़े पहनने के लिए बोलता है, ये बोलते हुए कि एक्चुअल में उसे इसी टाइप की लड़कियाँ पसंद है। और एनी हो के प्यार में इतनी पागल थी कि वो उसकी सारी बातें मानते रहती थी। इस तरीके से वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड भी करते हैं। एनी को तो लग रहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एक दिन वो हो को अपने दोस्त से कहते हुए सुन लेती है कि वो बस एनी के साथ टाइम पास कर रहा है और वो उससे प्यार नहीं करता है और ना ही कभी वो उससे शादी करने वाला है। एनी जब हो को ये बातें कहते हुए सुनती है तो वो शौक हो जाती है कि वो हो से इतना प्यार करती है और वो उसे सिर्फ एक टाइम पास मान रहा है। उसने उसके लिए खुद को कितना बदल लिया। एनी हो को छोड़ करके घर से भाग जाने का प्लान करती है, लेकिन हो के चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं था। जब हो को पता चलता है कि एनी उसे छोड़ करके जा रही है तो वो उसके पीछे अपने गार्ड छोड़ देता है ताकि वो उसे वापस से पकड़ के लेके आए। कुछ ही दिनों में उसके गार्ड्स वापस से एनी को पकड़ के लेकर के आते हैं। एनी बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना चाह रही थी, लेकिन वो उसे लेकर के साइको हो चुका था। एनी उसे कहती है कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, तुम कितने घटिया इंसान हो, तुम मुझे सिर्फ अपना टाइम पास बना करके रखे हो, फिर भी मुझे जाने नहीं दे रहे। अगले 1 साल तक वह एनी को ऐसे विला में बंद रखता है। एनी के ना तो क्लासेस कंप्लीट होते और ना ही उसके डैड उससे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे। वो खुद को हर्ट भी कर लेती है एनी से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन वो उसे अपने साथ ही रखता है। कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगती है। हॉस्पिटल उसे एडमिट कराना पड़ता है, जहाँ पर कि वो डिप्रेशन में थी, लेकिन वो तब भी एनी का पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर डॉक्टर उसे कहता है अगर तुम्हें सच में एनी से प्यार हो गया है तो फिर तुम्हें उसे अपने साथ की बुरी मेमोरीज को हमेशा के लिए भुला देनी होगी। और तब वो उस डॉक्टर से मिला था। एनी इस तरीके से बिल्कुल भी हो का शकल नहीं देखना चाहती थी। वैसे तो वो एक रेड फ्लैग था। एनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दें।
हो उस पर तरस खा के उसे जाने दे देता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलती है तो गू हो से रिवेंज लेने के लिए उसे किडनैप कर लेता है। और ये जो एनी ये सपना देखा करती थी ना कि हो ने किसी का मर्डर किया था, उसने मर्डर नहीं किया था, उसने गू को एक्चुअली में बुरी तरीके से इंसल्ट कर दिया था एनी को सेव करने के लिए। उसके बाद से वो क्रिपल्ड हो गया था। वो एनी का इस्तेमाल कर रहा था हो से रिवेंज लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे एनी को सारी बातें यहाँ पर याद आ जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हो के साथ क्या करे। अब एनी मैच्योर हो चुकी है, तब उसे समझ है कि हो एक रेड फ्लैग है। लेकिन लिटरली बता रही हूँ, आगे जो वो करने वाली हो ना, आप लोग ये जान के शौक हो जाओगे और काफ़ी गुस्सा करोगे एनी के बिहेवियर पे। एनी इस तरीके से हो को ढूंढते हुए उसे चीज़ें कन्फेस कराने के लिए जाती है। तब तक हो ने यहाँ पे गू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दिया था और गू को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। एनी यहाँ पर आती है, वो हो को थप्पड़ मारती है और पहले की तरह बोलती है, नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, ये बोल करके। लेकिन वो बेहोश हो जाती है। हो एनी को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एनी प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर एनी हो को माफ़ कर देती है। वो एनी को कहता है, मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा था कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन जो मैंने तुम्हारे साथ किया उस वजह से मुझे पता था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। अब वो कहता है, ये रिंग जो मैंने तुम्हें दिया है ये मेरी मॉम की अंतिम निशानी है। बस यही सुनना था कि एनी मैडम यहाँ पर पिघल जाती हैं। कहानी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होता है कि हो और एनी दोनों साथ हो जाते हैं। वो उसे बताता है कि एक्चुअल में मैंने नहीं, गू ने तुम्हारे डैड को मारा था और पहले भी उसने तुम्हें किडनैप किया था मुझसे रिवेंज लेने के लिए। अब आप लोग बताना कि क्या होगा ये बिहेवियर ये जस्टिफाई करता है कि पहले वो लड़का उसे एक प्ले थिंग की तरह ट्रीट करे, उसका दिल तोड़े और फिर उसके पास आए ये कहने के लिए कि वो उससे प्यार करता है। इस हद तक गिरने के बाद क्या इतनी आसानी से एनी को उसे माफ़ कर देना था? अगर माफ़ करना भी था तो क्या इतनी आसानी से? ट्रस्ट मी गाइज, मुझे ये कहानी की एंडिंग 1% भी अच्छी नहीं लगी। और आपको ये कहानी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।